तो 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये 2026 से 2031 तक के लिए हमारे देश का एक तरह से फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। ये रिपोर्ट ही तय करेगी कि अगले 5 सालों के लिए भारत का पैसा कैसे, कहां और कितना बटेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैसा बटेगा कैसे, क्योंकि इसका सीधा असर राज्यों के बजट से लेकर देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक हर चीज पर पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब छिपा है इस वित्त आयोग की रिपोर्ट में। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वित्त आयोग, ये फाइनेंस कमीशन है क्या, और ये भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, वित्त आयोग कोई आम कमेटी नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है हर 5 साल में केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का सही बंटवारा करना। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो ये आयोग ही वो बॉडी है जो तय करती है कि भारत के खजाने का पैसा किसे, कितना और किस आधार पर मिलेगा। बस यही इसका सबसे अहम काम है। इसके 4 मुख्य काम होते हैं। पहला, ये तय करना कि केंद्र सरकार अपने टोटल टैक्स कलेक्शन का कितना बड़ा हिस्सा सभी राज्यों को एक साथ देगी। इसे कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। दूसरा, जब राज्यों का हिस्सा तय हो जाता है तो उसे अलग अलग राज्यों में किस फॉर्मूले से बांटा जाएगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। इसके अलावा ये जरूरतमंद राज्यों को ग्रांट्स यानी अलग से मदद देने की सिफारिश भी करता है और देश की आर्थिक सेहत सुधारने के सुझाव भी देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बार के आयोग की रिपोर्ट इतनी खास क्यों मानी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत इस वक्त कुछ बड़ी आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है जो इस रिपोर्ट को और भी ज्यादा जरूरी बना देती हैं। देखिए, एक तो राज्यों को जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन मिलता था वो अब खत्म हो चुका है। कई राज्य पहले से ही अपनी कर्ज लेने की सीमा के बहुत करीब हैं। ऊपर से पैसे को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। इन सब वजहों से ये रिपोर्ट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बन गई है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा असल में बंटेगा कैसे। इसे समझने के लिए हमें 2 तरह के बंटवारे को देखना होगा। जैसा हमने पहले बात की, पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब केंद्र की कुल कमाई में से कितना बड़ा हिस्सा सारे राज्यों के लिए निकाला जाएगा। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, जो ये तय करता है कि उस बड़े हिस्से को फिर अलग अलग राज्यों के बीच किस फॉर्मूले से बांटा जाएगा। पिछले यानी 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र के टैक्स का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। अभी जो 41% का आंकड़ा है ना, यही इस बार की सारी बहस का केंद्र बन गया है। अब यहां मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ राज्य हैं जो कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए इस हिस्से को बढ़ाकर 42 से 45% किया जाए। वहीं दूसरी तरफ केंद्र को भी देश के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स चाहिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद 42% पर एक बीच का रास्ता निकल सकता है। तो राज्यों में पैसा बंटा कैसे है? इसका फॉर्मूला काफी दिलचस्प है। सबसे ज्यादा वजन यानी 45% आय की दूरी को दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो जो राज्य जितना गरीब है उसे उतनी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा जनसंख्या, क्षेत्रफल और जंगल कितने हैं ये भी देखा जाता है। इस बार उम्मीद है कि जिन राज्यों में जंगल ज्यादा हैं या जो टैक्स वसूलने में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्हें शायद कुछ ज्यादा हिस्सा मिल सकता है। तो इन सारे फॉर्मूलों का, इन सारे आंकड़ों का असली मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा है, कुछ राज्यों को पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा और कुछ को शायद थोड़ा कम। तो देखते हैं कौन फायदे में रह सकता है और किसके सामने चुनौतियां आ सकती हैं। तो फायदा किसे हो सकता है? ज्यादा आबादी वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार को। जिन राज्यों में जंगल ज्यादा हैं जैसे छत्तीसगढ़ और ओडिशा, उन्हें भी फायदा मिलने की उम्मीद है। और पूर्वोत्तर के राज्यों को भी विशेष मदद मिलती रहने की पूरी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है जैसे कि केरल और तमिलनाडु, उन्हें अपनी हिस्सेदारी में मामूली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दक्षिणी राज्यों का यह भी तर्क है कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया है। लेकिन एक बात साफ है, ये रिपोर्ट सिर्फ टैक्स के बंटवारे तक ही सीमित नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा है। ये आने वाले सालों के लिए देश का पूरा फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करती है। इस रिपोर्ट में कुछ और भी बड़ी सिफारिशों की उम्मीद है, जैसे जीएसटी मुआवजे का नया सिस्टम क्या होगा,
राज्यों के बढ़ते कर्ज को कैसे काबू किया जाए, और क्या स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले राज्यों को इनाम के तौर पर ज्यादा पैसा मिलेगा, यहां तक कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को फंड देने का भी एक नया तरीका आ सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कवायद का मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करें और बेहतर नतीजों के लिए एक दूसरे से एक हेल्दी कंपटीशन भी करें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये रिपोर्ट भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर पाएगी? और क्या इससे केंद्र और राज्यों के बीच के वित्तीय रिश्तों में एक नया और बेहतर संतुलन बन पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला